इस मूवी को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, नहीं तो ये मूवी आपको समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैंने नीचे देकर रखा हुआ है। यह समय काल होता है 1955 का। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को फ्यूचर में भेजने के लिए तैयारी कर रहा होता है। मार्टी की कार स्पीड से आती है, तभी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तभी मार्टी की कार वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद मार्टी वहाँ दौड़ के आता है और डॉक्टर ब्राउन से मिलता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को देखकर बेहोश हो जाता है। यह सब सीन आप पार्ट 2 में देख चुके हैं। इसके बाद मार्टी डॉक्टर ब्राउन को उनके ही घर ले जाता है और उनके बिस्तर पर लेटा देता है। फिर टीवी की आवाज़ से डॉक्टर ब्राउन अचानक उठ जाते हैं। फिर डॉक्टर ब्राउन अपने एक्सपेरिमेंट की स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं। मार्टी को फ्यूचर में भेजने के बाद डॉक्टर ब्राउन को कुछ भी याद नहीं आता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को अचानक सामने देखकर बहुत ज़ोर से डर जाता है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि मैंने तो तुमको फ्यूचर में भेज दिया था, तुम वापस कैसे आ गए? मार्टी बोलता है कि आपने मुझे फ्यूचर में भेज दिया, लेकिन मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। पर डॉक्टर ब्राउन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। फिर मार्टी उसको सारी घटना के बारे में बताता है और बोलता है कि आपकी कार के ऊपर बिजली गिरी थी, जिससे वह कार 1885 में पहुंच गई है। यह बात सुनकर डॉक्टर ब्राउन दरवाज़ा खोल देता है और डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि ये काफ़ी दिलचस्प है। डॉक्टर ब्राउन उससे पूछता है कि मैं 1885 में पहुंच गया हूं, यह बात तुमको कैसे पता है? फिर मार्टी उसको वह चिट्ठी दिखाता है। डॉक्टर ब्राउन फिर वह चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि ओवरलोड की वजह से टाइम मशीन ख़राब हो गई है और इसके पुर्जे 1885 में नहीं मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर घोड़ा गाड़ी चलाना सीख गया हूँ। मैंने यहाँ के एक उजाड़ कब्रिस्तान में उस कार को छुपा दिया है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं। उम्मीद है कि 1955 में आपको वह सुरक्षित मिलेगी और उसके अंदर उसको ठीक करने के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। जैसे ही आप 1985 में इसे लेके जाएंगे, वहाँ जाकर इसे नष्ट कर देना। मुझको भूल कर भी यहाँ पर लेने नहीं आना। मैं यहाँ पर ताज़ी और खुली हवा में खुश हूँ और मुझको टाइम मशीन बेकार की चीज़ लगती है। इससे सिर्फ भविष्य की तबाही होती है और कुछ नहीं। और मेरे प्यारे आइंस्टाइन का ख्याल रखना। अभी कि डॉक्टर ब्राउन को आइंस्टाइन के बारे में पता नहीं होता है। फिर मार्टी बताता है कि आइंस्टाइन आपके डॉग का नाम है। डॉक्टर ब्राउन इस डॉग का नाम कॉपरनिकस रख देता है। फिर डॉक्टर ब्राउन नक्शे में देखता है कि इस वक्त वो कार कहाँ है। उस नक्शे को देखने से पता चलता है कि वो कार एक सुरंग में बंद है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि हमें वहाँ पर एक विस्फोट करना होगा। फिर दोनों वहाँ जाकर एक विस्फोट करते हैं। फिर मार्टी के हाथ में एक कैमरा देता है और बोलता है कि इससे सब कुछ शूट कर लेना। फिर वे दोनों सुरंग के अंदर जाते हैं। उनको अंदर जाकर एक दीवार दिखती है। फिर वे दोनों उस दीवार की खुदाई करते हैं। फिर उनको वह कार दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से कपड़े से ढकी हुई होती है। कार को चेक करने से पता चलता है कि टाइम कंट्रोलर माइक्रोचिप खराब हो गई है और चिट्ठी में लिखा होता है कि आप इसे स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए ठीक कर सकते हैं। फिर वे दोनों उस कार को सुरंग से बाहर ले आते हैं और उसको एक ट्रक से जोड़ देते हैं। यह सब करते करते वहाँ अंधेरा हो जाता है। डॉक्टर ब्राउन जाते समय उस डॉग का आवाज़ देता है और बुलाता है। आइंस्टाइन कब्र के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से आना नहीं चाहता। फिर मार्टी उसे लेने जाता है। फिर मार्टी कब्र के स्टोन में डॉक्टर ब्राउन का नाम देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तब डॉक्टर ब्राउन वहाँ पर दौड़ कर आता है। कब्र के स्टोन में अपना नाम देखकर डॉक्टर ब्राउन शॉक हो जाता है। उस स्टोन पर डॉक्टर ब्राउन के मरने की तारीख लिखी हुई होती है। मार्टी बोलता है कि यह तारीख आपकी चिट्ठी लिखने के 1 हफ्ते के बाद की है और उसमें लिखा होता है कि यह क्लेरा की याद में बनाई गई है। अब मार्टी पूछता है कि यह क्लेरा कौन है। फिर मार्टी उस कब्र की स्टोन की फ़ोटो खींच लेता है और उसमें लिखा होता है कि बुफोर्ड टेनन ने उसको गोली मार दी सिर्फ $80 के लिए। फिर वे दोनों घर जाकर बुफोर्ड टेनन की हिस्ट्री देखते हैं। उसकी हिस्ट्री देखने से पता चलता है कि वह एक बदमाश टाइप का कॉबॉय था और उसके क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण उसका नाम पड़ जाता है मैड डॉग। और वह गन चलाने में माहिर था। उसने 12 लोगों की जान ले ली। उसने अखबार के एडिटर को गोली मार दी, जो कि उसकी कहानी लिखने वाला था और जिसकी वजह से उसके जुर्म साबित नहीं हो पाए। फिर डॉक्टर ब्राउन मार्टी को उसके पुरखों की फ़ोटो दिखाता है। फिर अपनी फ़ोटो दिखता है, जो कि 1885 की होती है। मार्टी बोलता है आपके मरने से पहले मैं आपको वहाँ से वापस ले आऊँगा। फिर डॉक्टर ब्राउन उस कार को ठीक करने में लग जाता है। फिर मार्टी 1885 के समय की कपड़े पहन लेता है, जैसे कि कॉबॉय पहनते थे। डॉक्टर ब्राउन उसकी ज़रूरत के सारे सामान उस कार के अंदर रख देता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को बोलता है कि वहाँ पर एक गुफा होगी, तुम कार को वहाँ पर छुपा देना। डॉक्टर ब्राउन 2 सितंबर 1885 का टाइम सेट कर देता है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि मुझको गोली लगी थी 7 तारीख को। तुम्हारे पास 5 दिन का समय होगा मुझको ढूंढने के लिए और मैं वहाँ पर एक कारीगर हूँ, तो मुझको ढूंढ लेना। फिर मार्टी उस कार के अंदर बैठ जाता है। फिर मार्टी कार को 88 माइल्स की स्पीड से चलाता है। कार में स्पार्किंग होती है और फिर वह गायब हो जाती है और कार पहुंच जाती है 1885 में।
मार्टी वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि काफ़ी सारे इंडियंस घोड़े पर बैठकर उसकी तरफ ही आ रहे हैं। वह कार को पीछे की तरफ मोड़ता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वहाँ पर उसे एक गुफा दिखती है। उस गुफा के अंदर वह घुस जाता है। फिर सारे इंडियंस वहाँ से चले जाते हैं। फिर मार्टी देखता है कि उसकी कार पर एक तीर लगा है। उस तीर को वह निकाल लेता है। फिर मार्टी देखता है कि कार से पेट्रोल लीक हो रहा है और सारा पेट्रोल गिर जा रहा है। उस गुफा से एक भालू निकलता है। उस भालू को देखते ही मार्टी वहाँ से भागता है। भालू भी उसका पीछा करता है। फिर मार्टी एक छोटे से पहाड़ से लुढ़क कर नीचे गिर जाता है और फिर वह बेहोश हो जाता है। वहाँ पर एक मार्टी के जैसा दिखने वाला एक आदमी होता है। उस आदमी का नाम सीमस मैकफ्लाई होता है, जो उसको अपने घर ले जाता है। मार्टी को जब होश आता है तब उसको लगता है कि ये सब सपना था और सामने एक औरत को देखता है जिसका नाम मैगी मैकफ्लाई होता है, जो कि बिल्कुल उसके मॉम जैसे दिखती है। वह बोलती है कि अब तुम मैकफ्लाई फार्म में सुरक्षित हो। यह सुनते ही मार्टी चौंक जाता है। फिर बोलती है कि मैं विलियम के पास जा रही हूँ। विलियम उसके बेटे का नाम होता है और विलियम मार्टी का परदादा होता है। तभी वहाँ पर सीमस मैकफ्लाई आता है और बोलता है कि मैं खाना ले आया। फिर वे सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। फिर सीमस मार्टी से सवाल करता है कि तुम शहर से इतनी दूर यहाँ पर कैसे आ गए, और वो भी बिना घोड़े, जूते और टोपी के। तब मार्टी बोलता है कि मेरा घोड़ा बिगड़ गया, भालू मेरा जूता खा गया और मैं अपना टोपी भूल गया। फिर मैगी बोलती है भला कोई अपना टोपी कैसे भूल सकता है। फिर दोनों को पीने के लिए पानी देती है। मार्टी फिर उस पानी को ध्यान से देखता है। सीमस मार्टी को बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा और तुमको जूते और टोपी भी दूंगा। सीमस अपने बच्चे को पकड़कर वहाँ पर बैठ जाता है। इतने में ही मैगी उसको अंदर की तरफ बुलाती है और सीमस अपना बच्चा मार्टी के हाथ में दे देता है। मैगी सीमस को बोलती है कि इसे अपने घर पे रखना ठीक है, इससे हमारे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। और यह बोलती है कि ये काफ़ी अजीब आदमी है। सीमस बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और देखो हमारा बच्चा भी उसके पास कितना खुश है। बच्चा मार्टी के ऊपर सुसु कर देता है। मार्टी सुबह उठकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है और ट्रैक से होते हुए वह हिल वैली पहुंच जाता है, जो कि अभी इस समय काल में एक गांव है और पूरी तरह से अनडेवलप है। और फिर चारों तरफ डॉक्टर ब्राउन को ढूंढने में लग जाता है। फिर वह एक बार में जाता है। वहाँ पर बैठे सभी लोग उसका कपड़ा देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। काउंटर में जाकर ठंडा पानी मांगता है। यह सुनकर ही सभी लोग हंसते हैं। वह मार्टी को बोलता है कि तुम बाहर जाकर घोड़े की बाल्टी में मुंह मार लो और यहाँ पर सिर्फ विस्की मिलती है। फिर उसको एक पैक विस्की दे देता है। मार्टी उसको बोलता है कि मैं एक कारीगर को ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ पर बुफोर्ड टेनन आता है और मार्टी को ही सीमस समझता है और बोलता है कि मैंने तुमको यहाँ पर आने से मना किया था, और पूछता है कि क्या तुम उसके रिश्तेदार हो, और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मार्टी बोलता है मेरा नाम ईस्टवुड है। बुफोर्ड और उसके आदमी मार्टी का खूब मजाक उड़ाते हैं। मार्टी पूछता है कि तुम्हारा ही नाम मैड डॉग है। तब बुफोर्ड गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझको इस नाम से नफरत है। उस पर गोली चलाता है और नाचने को बोलता है। मार्टी के नाचने कूदने से एक बर्तन बुफोर्ड की तरफ जाकर गिरता है। इससे वह गुस्सा हो जाता है। वह उसकी तरफ बंदूक तान देता है मारने के लिए, पर उसकी सारी गोलियां ख़त्म हो चुकी होती है। फिर मार्टी किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। बुफोर्ड फिर उसका घोड़े से पीछा करता है। फिर उसको रस्सी का फंदा फेंक कर उसको पकड़ लेता है। फिर मार्टी को घसीटता हुआ वहाँ से लेकर जाता है। फिर एक जगह पहुँचकर मार्टी को फांसी में लटका देता है। तभी डॉक्टर ब्राउन वहाँ पर आता है और फांसी की रस्सी पर गोली चलाता है। रस्सी टूट जाती है। फिर मार्टी नीचे गिर जाता है। बुफोर्ड डॉक्टर ब्राउन को बोलता है कि तुम्हारे कारण मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, $75 घोड़े के और $5 विस्की के। बुफोर्ड उससे अपने नुकसान के पैसे मांगता है। डॉक्टर ब्राउन देने से मना कर देता है। बुफोर्ड डॉक्टर ब्राउन को बोलता है कि मुझसे बचकर रहना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को बोलता है कि मैंने तुमको यहाँ पर आने से मना किया था। मार्टी बोलता है कि मुझको आना ही पड़ा। फिर दोनों गले मिलते हैं। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि तुमको अपने कपड़े चेंज करने होंगे, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर डॉक्टर ब्राउन को खिंचा हुआ फ़ोटो दिखता है, जो कि उसकी कब्र की होती है। तब उसे पता चलता है कि $80 के लिए बुफोर्ड ने उसको गोली मार दी। फिर बोलता है कि मैं उसे पैसे दे ही देता हूँ, और पूछता है कि यह क्लेरा कौन है। मैं किसी क्लेरा को नहीं जानता। मार्टी बोलता है कि मैं भी नहीं जानता, शायद वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि इस तरह के रिश्ते बनाने से यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता है, और एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। तभी घोड़ा गाड़ी से वहाँ पर मेयर आता है। मेयर डॉक्टर ब्राउन को बोलता है कि तुमको टॉम की मीटिंग याद है? तुम जिस स्कूल टीचर से मिलने आए थे वह कल आ रही है, और उसका नाम क्लेरा है। और उसके हाथ में कुछ कागज़ दे देता है और बोलता है कि इस पेपर में सारी जानकारी है। तब डॉक्टर ब्राउन को पता चलता है कि क्लेरा कौन है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि यह सब बकवास है।
पहली नज़र में मुझको किसी से प्यार नहीं हो सकता। मार्टी बोलता है कि मुझको भी जेनिफर की चिंता हो रही है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि जब मैं उससे मिलूँगा ही नहीं तो प्यार भी नहीं होगा। हम दोनों उस कार से फिर फ्यूचर में जाएंगे। मार्टी बोलता है कि आते समय टैंक टूट गया है और उसमें से सारा पेट्रोल गिर गया है, उसको ठीक करके उसमें पेट्रोल डालना होगा। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि यहाँ दूर दूर तक कहीं पर पेट्रोल मिलने वाला नहीं है, अब हम उसको 88 की स्पीड से नहीं चला पाएंगे। तब मार्टी बोलता है कि अब हम क्या करेंगे। फिर वे दोनों उसको बहुत सारे घोड़े से खिंचवाते हैं। उसकी स्पीड 35 या 40 से आगे नहीं बढ़ती। यह कोशिश भी उनकी नाकाम हो जाती है। फिर उस कार में वाइन डालकर उसको चलाने की कोशिश करते हैं। कार का इंजन थोड़ा सा स्टार्ट होता है, फिर कार के पीछे में एक ब्लास्ट होता है और इंजन का एक पार्ट टूटकर अलग हो जाता है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि अब इसको ठीक करने में महीनों लग जाएगा। मार्टी बोलता है कि मंडे को आपको गोली लगने वाली है, हमको उससे पहले ही ठीक करना होगा। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को तरह तरह के उपाय बताता है। डॉक्टर ब्राउन इस बारे में सोचते ही रहता है। तभी उसको ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। फिर बोलता है कि काम बन गया। फिर वे दोनों उस ट्रेन के ड्राइवर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है। वह बोलता है कि मैंने इसे 55 की स्पीड तक दौड़ाया है। फिर मार्टी उससे पूछता है कि इसकी स्पीड क्या 90 तक जा सकती है। ड्राइवर बोलता है कि हो सकता है, उसके लिए रेलवे ट्रैक एकदम सीधा होना चाहिए और उसके लिए आग भी बहुत तेज़ होनी चाहिए। डॉक्टर ब्राउन उससे पूछता है कि अगली ट्रेन कब आएगी। वह बोलता है मंडे 8 बजे। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को नक्शे में दिखाता है कि यही रेलवे ट्रैक 1985 में भी है। फिर वे दोनों उस रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं जहाँ पर एक ब्रिज भी होता है, जो कि सन 1985 में भी होता है। पर यहाँ पर जो ब्रिज है वह अधूरा है, पूरी तरह बना हुआ नहीं होता है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि हम इसी रेलवे ट्रैक से जाएंगे और तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर ब्रिज कंप्लीट हुआ होगा। उन दोनों वहाँ से जाने के लिए जैसे ही घोड़े पर बैठते हैं तभी वहाँ पर क्लेरा बचाव बचाव की आवाज़ करती है, जो कि एक घोड़े गाड़ी में होती है। फिर डॉक्टर ब्राउन उसको बचाने के लिए उसका पीछा करता है। डॉक्टर ब्राउन उसके घोड़ा गाड़ी के पास पहुँच जाता है। फिर मिस क्लेरा उसके घोड़े में कूद जाती है। आगे जाकर उसकी घोड़ा गाड़ी खाई में गिर जाती है और टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर डॉक्टर ब्राउन और क्लेरा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। डॉक्टर ब्राउन क्लेरा को उसके घर तक छोड़ देता है। क्लेरा उससे पूछती है कि हम दोबारा मिलेंगे। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि हाँ, हम कस्बे में मिलेंगे, मैं एक कारीगर हूँ। तब मार्टी बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर डॉक्टर ब्राउन उस कार को बनाने में लग जाता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को अपना मॉडल दिखाता है और बोलता है कि संडे रात को हम इस कार को रेलवे ट्रैक पर रख देंगे। मंडे सुबह 8 बजे ट्रेन चलेगी, ट्रेन को रोकेंगे और फिर उस पर कब्जा कर लेंगे और उसके इंजन से ही हमारा टाइम मशीन चलेगा। तभी वहाँ पर क्लेरा आके डॉक्टर ब्राउन को आवाज़ देती है। दोनों मिलकर कार को ढक देते हैं। फिर क्लेरा अंदर आ जाती है। डॉक्टर ब्राउन उसे बोलता है कि हम एक ट्रेन के मॉडल पर काम कर रहे हैं और उसको अपना टेलीस्कोप दे देती है ठीक करने के लिए। वह बोलती है कि आज रात टाउन का फेस्टिवल है, आप आएंगे क्या। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि हाँ। उस टाउन के फेस्टिवल में मेयर भी आया हुआ रहता है और वो बोलता है कि मुझे ये घड़ी देते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह वही घड़ी होती है जो कि टावर क्लॉक में लगी होती है। इसके बाद फेस्टिवल शुरू हो जाता है। फिर वे दोनों उस घड़ी के पास जाकर अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्लेरा वहाँ पर आकर डॉक्टर ब्राउन से मिलती है। फिर डॉक्टर ब्राउन उससे डांस करने के लिए पूछता है। फिर वे दोनों मिलकर डांस करते हैं। मार्टी डॉक्टर ब्राउन को नाचते देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर एक आदमी आकर मार्टी को निशाना लगाने के लिए बोलता है। फिर मार्टी वहाँ जाकर निशाना लगाता है। वह पूछता है कि इतना अच्छा निशाना लगाना तुमने कहाँ से सीखा। मार्टी बोलता है वीडियो गेम से। तभी वहाँ पर बुफोर्ड और उसके आदमी आते हैं। बुफोर्ड यहाँ पर डॉक्टर ब्राउन को मारने के लिए आता है। यहाँ पर मार्शल उसको अंदर जाने से रोक देता है और बोलता है कि तुमको अंदर जाने से पहले अपने सारे हथियार यहाँ जमा करने होंगे। फिर वो अपना हथियार जमा करने के लिए राज़ी हो जाता है और अपने सारे हथियार जमा कर देता है। तब मार्शल उसको अंदर जाने देता है और मार्शल अपने बेटे को भी यही समझाता है कि इनके साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। बुफोर्ड डॉक्टर ब्राउन को नाचते हुए देख लेता है और वो अपनी हेड के अंदर से एक बंदूक निकालता है जो कि काफ़ी छोटी होती है और उसमें एक ही गोली होती है। फिर वो उस बंदूक से डॉक्टर ब्राउन को मारने के लिए जाता है। फिर वो पीछे से आकर डॉक्टर ब्राउन के ऊपर बंदूक तान देता है। वह डॉक्टर ब्राउन से बोलता है मुझको इससे मिलवाओ, मैं इसके साथ डांस करूँगा। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। उसके आदमी डॉक्टर ब्राउन को पकड़ लेते हैं। फिर क्लेरा के साथ ज़बरदस्ती करके डांस करता है। फिर क्लेरा उसको एक लात मारती है। फिर बुफोर्ड उसको नीचे फेंक देता है। बुफोर्ड डॉक्टर ब्राउन को गोली मारता है।
ठीक इसी समय मार्टी प्लेट फेंक कर उसकी बंदूक में मारता है। तब उसकी बंदूक की गोली वेस्ट हो जाती है और वह गोली डॉक्टर ब्राउन को नहीं लगती है। बुफोर्ड मार्टी को देख लेता है। मार्टी बोलता है कि मेरे दोस्तों को छोड़ दो। फिर मार्टी वहाँ से जाने लगता है। वह मार्टी को डरपोक कहता है, क्योंकि मार्टी कोई भी डरपोक कहता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर वो वापस आता है। बुफोर्ड उसको लड़ाई के लिए ललकारता है। तभी उसके आदमी बोलते हैं कि हमारी बहुत सारी बंदूकें मार्शल के पास है। फिर वो बोलता है कि मैं सोमवार को आऊँगा और सारा मामला ख़त्म कर दूँगा। फिर वे दोनों एक पत्थर की दुकान पे जाते हैं, जहाँ पर पत्थर पे लोग नाम लिखते हैं। डॉक्टर ब्राउन फ़ोटो में दिखता है कि उसका नाम फ़ोटो से गायब हो गया है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को बोलता है कि फ़ोटो से मेरा नाम गायब हुआ है, तारीख का पत्थर गायब नहीं हुआ। फिर एक टेलर आकर मार्टी का माप लेता है। मार्टी बोलता है कि मुझे ये सूट नहीं सिलवाना। वो बोलता है कि यह माप तुम्हारे सूट के लिए नहीं, तुम्हारी कफन के लिए है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि उस पत्थर पर मेरा ही नाम हो, उस पर तुम्हारा भी नाम हो सकता है। तब मार्टी बोलता है कि मैं समझ गया। डॉक्टर ब्राउन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये बंदूक क्यों है। वह बोलता है कि ये बुफोर्ड से निपटने के लिए है, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। मार्टी बोलता है कि हमें जाना ही होगा, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। तब वह उसको बोलता है कि फ्यूचर लिखा हुआ नहीं है, फ्यूचर बदला भी जा सकता है। तब मार्टी बोलता है कि आप यहाँ पर रहोगे तो बुफोर्ड आपको गोली मार देगा। तब डॉक्टर ब्राउन जाने के लिए राज़ी हो जाता है। उन दोनों कार को पटरी में रख देते हैं। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को बोलता है कि हर समय मैंने तुम्हारा यूज़ किया, और जब हम 1985 में पहुँचेंगे तब इस टाइम मशीन को नष्ट कर देंगे। मार्टी जब सो जाता है तब डॉक्टर ब्राउन क्लेरा के घर जाता है। वह उसको अलविदा कहने के लिए आया होता है और बोलता है कि मैं जहाँ से आया हूँ मुझको वहाँ जाना होगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो बोलती है कि मुझे भी साथ ले चलो। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो वो बोलती है कि मुझको सच बताना ही होगा। तब वो बोलता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, और वह उसकी बातें यकीन नहीं करती है और उसको एक थापड़ भी मारती है और वो बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। फिर डॉक्टर ब्राउन एक बार में जाता है और वहाँ जाकर एक विस्की मांगता है। तभी एक आदमी आकर बोलता है कि तुम एक औरत की वजह से ही ये पी रहे हो ना। वह आदमी बोलता है कि भूल जाइए उसे, उसके जैसे हज़ारों मिल जाएगी। फिर डॉक्टर ब्राउन क्लेरा की तारीफ़ करने लगते हैं। मार्टी उठ जाता है और इधर उधर चारों तरफ डॉक्टर ब्राउन को ढूंढता है। दूसरी तरफ बुफोर्ड अपने आदमियों को लात मारकर उठाता है। इधर डॉक्टर ब्राउन सभी को भविष्य के बारे में बताते हैं। सभी लोग उसकी बातों पर हंसते हैं। मार्टी डॉक्टर ब्राउन को ढूंढते हुए इस बार में आ जाता है। फिर डॉक्टर ब्राउन वहाँ पर सभी लोग को बोलता है कि अब मुझे ट्रेन पकड़नी है फ्यूचर में जाने के लिए, और इसके साथ ही वह विस्की का पैक पी लेता है और तुरंत ही अपने होश खो देता है और गिर जाता है। मार्टी उठाने की बहुत कोशिश करता है पर उठता नहीं है। फिर उस आदमी से पूछता है कि इसने कितना पैक पिया। वह आदमी बोलता है अभी तक सिर्फ एक ही पैक पिया है और इसको ज़्यादा पीना हजम नहीं होता है। मार्टी बोलता है कि जल्दी से इनके लिए कॉफ़ी लाइए। फिर क्लेरा रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए आती है। वह आदमी उसको बोलता है कि इसको उठाने के लिए कॉफ़ी से भी तेज़ चीज़ चाहिए। फिर इसको उठाने के लिए एक तरह का जूस उन लोग बनाते हैं। डॉक्टर ब्राउन की नाक में चिमटी लगा देते हैं और उसके मुंह में एक फनल लगा देते हैं। वह जूस डालने के तुरंत बाद ही डॉक्टर ब्राउन उठ जाता है और दौड़कर पानी में डुबकी लगाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। मार्टी और वो आदमी उसको अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर बुफोर्ड भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और मार्टी का आवाज़ देता है और बोलता है कि आज सोमवार है और 8 भी बज चुके हैं। मार्टी उससे डर जाता है और बोलता है कि मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। फिर बुफोर्ड अपने आदमियों से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। उसके आदमी बोलते हैं कि इसका मतलब है कि तुम बिना लड़े ही जीत गए। तब डॉक्टर ब्राउन को होश आ जाता है। मार्टी उस आदमी से पूछता है कि पीछे का कोई दरवाज़ा है। उन दोनों ही पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं, पर उसके आदमी उसको बाहर निकलते देख लेते हैं और उस पर गोलियाँ भी चलाते हैं। और इस तरह ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्लेरा बैठी हुई होती है। यहाँ पर क्लेरा के पीछे वही आदमी बैठा होता है जो कल रात उस बार में बैठा हुआ होता है और डॉक्टर ब्राउन से बात करता है। वह आदमी डॉक्टर ब्राउन की सारी बात अपने दोस्त को बताते रहता है। उसके जैसा आशिक मैंने कभी नहीं देखा, और यह सारी बात क्लेरा सुनते रहती है। और इधर बुफोर्ड के आदमी डॉक्टर ब्राउन को पकड़ लेते हैं और मार्टी छुप कर यह सब देखता रहता है। क्लेरा उनकी बातें सुनकर वो पीछे वाले आदमी से डॉक्टर ब्राउन के बारे में पूछती है। फिर वो उनसे कंफर्म हो जाती है कि वो डॉक्टर ब्राउन ही है। फिर वो ट्रेन के चैन खींच देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। बुफोर्ड मार्टी को बोलता है कि बाहर निकल जाओ, नहीं तो इस डॉक्टर ब्राउन को मार दूंगा। वह उसको गोली मारने वाला होता है। तभी मार्टी बाहर निकल आता है। फिर बुफोर्ड और मार्टी तैयार हो जाते हैं एक दूसरे को गोली मारने के लिए। बुफोर्ड बोलता है कि अपनी बंदूक पकड़ लो, पर मार्टी अपनी बंदूक निकाल कर फेंक देता है और मार्टी बोलता है कि हम झगड़ा ऐसे ही सुलझा लेंगे। बुफोर्ड बोलता है कि तुमने गलत समझा। फिर वैसे ही तुरंत बाद बुफोर्ड अपनी बंदूक निकालकर उसको गोली मार देता है और फिर मार्टी नीचे गिर जाता है।
यह देखकर आसपास के सभी लोग शॉक्ड और दुखी भी हो जाते हैं। पर यह देखकर बुफोर्ड हंसता है। बुफोर्ड उसके पास जाकर देखता है। वह देखता है कि खून का कोई भी दाग नहीं है और इससे उसको शक होता है कि वह अभी भी मरा नहीं है। वैसे ही बंदूक निकालकर उसको मारने की कोशिश करता है। वैसे ही मार्टी लात मारकर उसका बंदूक फेंक देता है। बुफोर्ड एक घुसा उसके छाती पर मारता है और उसके हाथ पर काफ़ी ज़ोर से लगता है और वो कराह जाता है। फिर मार्टी अपना लबादा खोलता है। उसने लोहे की एक बहुत मोटी प्लेट पहनी हुई होती है जिसके कारण उसको गोली नहीं लगती है। फिर उसी प्लेट को खोलकर उसके सिर पर काफ़ी ज़ोर से मारता है जिससे बुफोर्ड नीचे गिर जाता है। उसके बाद फिर वो बुफोर्ड को लगातार घुस्से मारता है। मार्टी के लास्ट घुस्से से बेहोश होकर वह गोबर पर गिर जाता है। इससे वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बुफोर्ड को गोबर से निकाल लेते हैं। फिर मार्टी और डॉक्टर ब्राउन फोटो में देखते हैं कि उसमें से कब्र की स्टोन गायब हो जा रही है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। फिर दोनों वहाँ से जाने के लिए घोड़े पर बैठ जाते हैं। तभी एक बच्चा आकर मार्टी को उसकी बंदूक दे देता है, पर वह बंदूक सीमस को दे देता है और बोलता है कि विलियम का ख्याल रखना। और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। तभी क्लेरा डॉक्टर ब्राउन को ढूंढते हुए उसके घर आती है। वहाँ पर रखे मॉडल को देखकर समझ जाती है कि यह सब सच है। दोनों ही ट्रेन का घोड़े से पीछा करते हैं। फिर ट्रेन को पकड़कर वहाँ चढ़ जाते हैं। क्लेरा भी वहाँ से घोड़े से निकल आती है। मार्टी और डॉक्टर ब्राउन ट्रेन की छत से होते हुए ट्रेन के इंजन तक पहुँच जाते हैं। फिर वे ट्रेन के ड्राइवर को अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि ट्रेन यहीं पर रोक दो। ट्रेन के रुक जाने के बाद उनको बोलता है कि इंजन को अलग कर दो। फिर वे दोनों ट्रेन के इंजन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनकी कार रास्ते में खड़ी होती है। वहीं पर ही उन लोग ट्रेन को रोक देते हैं। फिर मार्टी नीचे उतरकर कार से कुछ निकालता है और डॉक्टर ब्राउन से पूछता है कि यह क्या चीज़ है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये स्पेशल लकड़ियाँ हैं। इससे बहुत ज़्यादा तेज़ आग होगी और इंजन बहुत तेज़ी से भागेगा, हमारी उम्मीद से ज़्यादा। मार्टी कार में बैठ जाता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को बोलता है कि टाइम सेट कर लो, जिस समय कल में तुमको जाना है। क्लेरा भी घोड़े से पीछा करते हुए वहाँ आती है। डॉक्टर ब्राउन बारी बारी से अपनी लकड़ियाँ उस आग में डालता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को बोलता है कि जैसे जैसे मैं इसमें लकड़ियाँ डालते जाऊँगा वैसे वैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती जाएगी और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। और बोलता है कि जब टेम्परेचर 2000 डिग्री हो जाएगा तब ट्रेन की स्पीड 88 मील प्रति घंटा हो जाएगी। मार्टी पूछता है कि 2000 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि तब बॉयलर फट जाएगा। क्लेरा वहाँ पर आकर ट्रेन को पकड़ लेती है और उसमें चढ़ जाती है। फिर ट्रेन में एक बहुत ज़ोर का ब्लास्ट होता है। इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड भी बढ़ती जाती है। डॉक्टर ब्राउन इंजन से बाहर निकल जाता है उस कार में जाने के लिए। तभी क्लेरा डॉक्टर ब्राउन को देखकर उसका आवाज़ देती है, पर वह उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता है। इसके बाद फिर एक और ब्लास्ट होता है। डॉक्टर ब्राउन उस कार की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसके बाद क्लेरा उसके इंजन के अंदर पहुंच जाती है और डॉक्टर ब्राउन को आवाज़ देती है। फिर अचानक ही डॉक्टर ब्राउन क्लेरा को देख लेता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को बोलता है कि क्लेरा भी इसी ट्रेन में है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वह क्लेरा को बोलता है तुम मेरी तरफ धीरे धीरे आओ। वह बोलती है कि यह मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वह बोलता है कि तुम बस नीचे मत देखना। फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ जाते हैं और इधर ट्रेन की स्पीड भी लगातार बढ़ती जाती है। फिर टेम्परेचर 2000 के ऊपर चला जाता है और ट्रेन का बॉयलर फट जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस धमाके के साथ क्लेरा का हाथ ट्रेन से छूट जाता है और वह उल्टी लटक जाती है। फिर मार्टी अपना हॉरर बोर्ड डॉक्टर ब्राउन की तरफ भेज देता है। तब डॉक्टर ब्राउन उसमें खड़ा हो जाता है। डॉक्टर ब्राउन उस हॉरर बोर्ड से उड़ते हुए क्लेरा को बचा लेता है। फिर कार की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है और उसमें स्पार्किंग होती है। फिर रेलवे ट्रैक के एंड आने से पहले वो कार एक ब्लास्ट के साथ गायब हो जाती है और वो ट्रेन उस अधूरे ब्रिज से होते हुए नीचे खाई में गिर जाती है और इसके साथ ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर वह कार 1985 में पहुंच जाती है और ये कार ठीक इसी ब्रिज पर पहुंचती है। इस समय काल में यह ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया रहता है। फिर मार्टी देखता है कि दोनों तरफ का रेलवे फाटक बंद हो रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब सामने देखता है तो सामने से एक ट्रेन आ रही होती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही उस कार से बाहर कूद जाता है और वो ट्रेन उस कार के परखच्चे उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर मार्टी पास जाकर देखता है कि उसके कार के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। फिर वह दौड़कर अपने घर की तरफ जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और अभी भी उसके घर का नौकर ही है। फिर वह अपनी नई कार लेकर जेनिफर के घर जाता है। वह जाकर देखता है कि अभी भी जेनिफर उसी झूले पर बेहोश पड़ी है। फिर वो जेनिफर को किस करता है, इससे जेनिफर उठ जाती है। फिर मार्टी जेनिफर को उसे एक्सीडेंट वाली जगह पर लेकर जाता है और जेनिफर को सब दिखाता है कि कार के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। फिर मार्टी बोलता है कि अब डॉक्टर ब्राउन कभी वापस नहीं आएंगे। फिर दोनों देखते हैं कि रेलवे का फाटक बंद हो रहा है, पर दोनों तरफ से ही कोई ट्रेन नहीं आ रही है। दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आता है।
और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से दोनों ही दूर जाकर गिर जाते हैं और वहाँ पर एक ट्रेन अपीयर होती है। फिर दोनों देखते हैं कि उस ट्रेन के अंदर तो डॉक्टर ब्राउन है। इससे मार्टी खुश हो जाता है। डॉक्टर ब्राउन उसे बोलता है कि यह भाप से चलता है। फिर डॉक्टर ब्राउन अपनी वाइफ और अपने बच्चों से मिलवाता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी के हाथ में कुछ देता है। मार्टी उसे खोल कर देखता है। उसके अंदर एक फ़ोटो होती है जो कि 1885 की होती है, जिसमें डॉक्टर ब्राउन और मार्टी की घड़ी के सामने खींची हुई फ़ोटो होती है और डॉक्टर ब्राउन को थैंक्स बोलता है। जेनिफर डॉक्टर ब्राउन को एक कागज़ दिखाती है जो कि वह फ्यूचर से लेकर आई होती है और वो बोलती है कि अब यह मिट चुका है, अब इसका क्या मतलब है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा फ्यूचर अभी तक लिखा नहीं गया है, तुम्हारा फ्यूचर वही होगा जो तुम बनाओगी। इसके बाद डॉक्टर ब्राउन दोनों को ही पीछे हट जाने के लिए बोलता है। फिर डॉक्टर ब्राउन ट्रेन का इंजन चालू करता है। यह ट्रेन हवा में उड़ती हुई वहाँ से गायब हो जाती है और इसके साथ ही यह मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।